रही है। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आज उपस्थित सक्सेना जी, डॉक्टर जया गोयल, आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और हम अपने 3 मनीषियों का के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके हम ऋणी हैं। वे हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं एस्पस के वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल, और तीसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं श्री SS सराफ। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, उसको हम समवाय फाउंडेशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम अपने लोगों के बीच में एक संवाद की स्थिति लाते हैं और हम उनको चिकित्सा और शिक्षा के संबंध में अवगत कराते हैं, ताकि वह आगे चलकर जन जन कल्याण का, जन जन जागरण के लिए अपने माध्यम से इस बात को फैलाएं, ताकि यह सब पूरा सब लोगों को ये मालूम हो जाए और इस चिकित्सा और चिकित्सा विधा के बारे में सब लोग स्वयं अपना ट्रीटमेंट करने लगे। तो मेरे बीच आज हमारे सामने डॉक्टर जया गोयल उपस्थित हैं, जो चाइनीज में ट्रेडिशनल जो 5 एलिमेंट थ्योरी है उससे और फिर लाइफ सब्सटेंस, इनके बारे में
चर्चा करेंगी। तो मैं डॉक्टर जया गोयल को सौंपता हूँ। डॉक्टर जया गोयल। थैंक यू। हमने लास्ट क्लास में हार्ट मदर स्प्लीन सन डिस्बैलेंस की स्टडी करी थी। कोई डाउट तो किसी को हो तो वो मैंने कहा था कि आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। अब हम नेक्स्ट वो उस पे आते हैं, स्प्लीन मदर लंग सन डिस्बैलेंस। अगर हमारा जो स्प्लीन हमारे जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड को। अगर वो उस चीज में फेल होता है, उसकी एनर्जी कम है कि या कोई भी प्रॉब्लम है, तो फैलगम जो है लंग्स में इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि वो भी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड के फॉर्म में हो सेटल डाउन हो जाएगा और वो लंग्स में और वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और उससे हमारे को ब्रेथलेसनेस और अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ब्रेथलेसनेस हो, अस्थमा हो, तो उसके लिए हमें लंग्स के साथ साथ स्प्लीन पे भी ट्रीटमेंट का देखना पड़ता है कि अगर लंग्स मेरिडियन के साथ साथ स्प्लीन मेरिडियन का। और अगर एज चाइल्ड लंग अफेक्ट कर रहा है स्प्लीन मदर को, तो लंग की जो की को जो गवर्न करता है वो लंग्स जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, और उससे स्प्लीन की भी डेफिशिएंट हो जाएगी। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम्स टायर्डनेस, नो एपेटाइट, लॉस ऑफ स्टूल। हमेशा ये देखा गया है कि लंग की डेफिशिएंसी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी हमेशा साथ साथ होती है ज्यादातर केसेस में। नाउ हम फिर आते हैं लंग मदर एंड किडनी सन। आपको जैसे बताया था पहले भी 5 एलिमेंट थ्योरी में कि जो मदर उसका ऑर्गन है वो एलिमेंट का वही, और उसके साथ जो सन एलिमेंट का ऑर्गन है वो भी मदर एंड सन की तरह बिहेव करते हैं। अगर लंग्स की डेफिशिएंसी है तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी तो किडनी की नीचे कैसे रोक पाए, किडनी तक पहुंचेगी नहीं। फिर जो फ्लूइड का है वो किडनी का वर्क फ्लूइड का है, वो वाटर एलिमेंट का वो है, तो किडनी में भी कैसे नीचे प्रभाव प्रॉपरली होगा, प्रॉपर वे में कैसे वो मूव करेगा उसमें लिक्विड, तो उससे क्या होगा, किडनी भी अफेक्टेड होगी। और किडनी फिर और लंग्स की डेफिशिएंसी में लंग की को नीचे नहीं भेज पाएगा और किडनी तक नहीं पहुंच पाएगा, और किडनी की इफेक्ट होती है उसमें ड्राइनेस इन किडनी आ जाती है और ब्रेथलेसनेस लंग्स का सिम्टम आता है। और किडनी की डेफिशिएंट होती है तो फिर वो जो है की को नीचे रोक ऊर्जा को नीचे रोक नहीं पाती, फिर वो ऊर्जा एकदम से ऊपर आता है। फिर उसमें हमारे जो उसकी वजह से सांस फूलना एक जो सांस फूलने की परेशानी बढ़ने लगती है, क्योंकि आपकी की नीचे नहीं हुई तो नीचे से वो ऊपर चली जाती है, इस तरह से वापस आती है, तो वो सांस फूलना की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेशेंट को। जब हम किडनी मदर और लिवर सन जब किडनी यिन नॉरिश करते और लिवर यिन लिवर ब्लड, किडनी इन जो नॉरिश करती है लिवर इन और ब्लड को, किडनी इन की डेफिशिएंसी पे लिवर इन और
लिवर ब्लड भी डेफिशिएंट हो जाता है। उसके सिम्टम डिजीजनेस, टिटिनस, हेडेक, इरिटेशन वगैरह होता है। इन सिम्टम्स पे दोनों का उपचार जरूरी होता है। और अगर लिवर इफेक्ट कर रहा है किडनी को, तो किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी होती है। अगर जो लिवर अफेक्ट करता है किडनी को, तो उसमें डिजीनेस, टिटिनेस तो ऊपर भी था, एंड इसमें नाइट स्वेटिंग एंड सेक्सुअल वीकनेस का, ये दो सिम्टम डिफरेंट होते हैं। जैसे हम इन दोनों का डिफरेंस देखा जा सकता है किस चीज की वजह से। यूजेस ऑफ 5 एलिमेंट थ्योरी, हम ये जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, सिद्धांत है, पंच तत्व सिद्धांत को कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट पे। एक तो 5 एलिमेंट चार्ट के साइकिल की वजह से, जो एक साइकिल बना हुआ था पहले, उसके अनुसार उपचार देके यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि उस 5 शू पॉइंट पे उपचार देके किया जा सकता है इनको यूज। तो 5 एलिमेंट साइकिल के जो होते हैं सिद्धांत, 4 तत्व चक्र होते हैं उनके। क्रिएटिव साइकिल, दैट जनरेशन साइकिल, जो किसने किसको क्रिएट किया, जैसे हम बताया था कि वुड ने फायर करी, फायर ने अर्थ, अर्थ ने मेटल, और मेटल ने वाटर, एंड फिर वाटर से फिर वुड हुआ। ये क्रिएशन साइकिल। सब्लिकेशन कंट्रोल साइकिल, जो कैसे वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। एंटी क्रिएशन साइकिल, कि जो चाइल्ड होता है वो जब मदर की वो होता है, जैसे वुड जो है वाटर का चाइल्ड है, तो वुड कैसे जो है वाटर की एनर्जी लेते हैं, जैसे ये हमने अभी देखा लिवर जो है किडनी की ले रहा था। एंटी सब्जुकेशन साइकिल, ये चारों सिद्धांतों पे ये किस तरह से कौन सी साइकिल एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और उसी साइकिल का ये एक उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया लिवर का। लिवर, इफ लिवर इज डेफिशिएंट, उसके कारण खोजना चाहिए। कारण जाते हैं ऊपर लिखित निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार क्या क्या हो सकता है। अगर मदर एलिमेंट वाटर यानी किडनी का पोषण कम है, पोषण नहीं कर पा रहा है, तो किडनी और लिवर दोनों को टोन करना होता है। और अगर कंट्रोल जो अगर जो कंट्रोलर एलिमेंट जो है वो ओवर रिएक्ट करता है, जैसे कि लिवर का जो कंट्रोलर एलिमेंट क्या है, लंग्स है, तो उसे लंग्स को सिडेट करेंगे। सन, इफ सन हार्ट उससे टू मच एनर्जी खींच रहा है, तो हार्ट को सिडेट करेंगे। तो ये उन्हीं चीजों। फिर स्प्लीन, स्प्लीन की वजह से लिवर वो डेफिशिएंट हो रही है, तो हम जो है सिडेट जो स्प्लीन को करेंगे, क्योंकि स्प्लीन जो लिवर का कंट्रोलर ऑर्गन है, इसलिए उसमें अगर उल्टी एनर्जी जाने लगी है, तो लिवर में लगे लिवर में, तो फिर उसमें जो है हार्ट भी डेफिशिएंट कर देती है, तो कारण से हार्ट भी डेफिशिएंट कर देता है। तो उसमें हम स्प्लीन को सिडेट करेंगे। और लेकिन अगर लिवर की डेफिशिएंसी से हार्ट भी डेफिशिएंट हो रहा है,
तो दोनों को, लिवर एंड हार्ट दोनों को टोन करेंगे। और अगर एक्सेस करके एक्सेस की खोज निम्नलिखित सिद्धांतों पे करते हैं। लिवर एक्सेस या लंग डेफिशिएंसी जिसमें हो सकती है, तो उसमें लंग को टोन और लिवर को सिडेट करेंगे। लिवर एक्सेस में स्प्लीन डिप्रेस हो रहे हैं तो फिर स्प्लीन को टोनिफाई करेंगे। लिवर एक्सेस में अगर मदर से टू मच एनर्जी खींच रहा है लिवर, तो किडनी को टोनिफाई करेंगे। इससे जो हार्ट, स्प्लीन, लंग एंड किडनी की डेफिशिएंसी का उपचार किया जाए। इसके साथ 5 एलिमेंट हमारा पूरा होता है कि उसमें किस तरह से हर एलिमेंट का वर्क होता है पूरे अपने ऑर्गन पे, और उसके उस एलिमेंट्स के का सिर्फ उसी ऑर्गन पे नहीं, बाकी ऑर्गन पे भी कैसे इफेक्ट होता है वो भी हमने अभी 5 एलिमेंट थ्योरी में पढ़ा, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम आते हैं लाइफ सब्सटेंस, जीवन द्रव। ये जीवन द्रव दो प्रकार के होते हैं। एक होती है ऊर्जा, जिसे हम की बोलते हैं। दूसरा होता है बॉडी फ्लूइड, जो शरीर के द्रव होते हैं। बॉडी फ्लूइड 3 तरह के होते हैं हमारे। ब्लड, एसेंस जो जीवन सत्व होते हैं, एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। फिर चाइनीज कंसेप्ट में जो की है उसको किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली उसका क्या होता है, आप एनर्जी बोल सकते हैं या मैटर, मटेरियल, मैटर एनर्जी, ईथर, वाइटल फोर्स, ये सब उसके, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, लाइफ फोर्स, तो रेडियो एक्टिव एमिशंस कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली उसका जो वर्ड को कन्वर्ट करना है वो नहीं हो सकता। तीन बातें जो है हमारे को है कि हमारे को कुछ बातें की बारे में कंसेप्ट हमारे को पता होना चाहिए। जो की एक ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो जो है भौतिक, आध्यात्मिक दोनों प्रकार में प्रकट होती है। फिर दूसरी जो है वह निरंतर प्रवाह में रहती है, वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। जब रुक गई तो फिर प्रॉब्लम होती है। अलग अलग जगह पे इकट्ठी होती है, संगठित होती है, लेकिन वो फिर भी एक मूवमेंट रहता है उसमें। अगर के इसका फ्लो कहीं पे वो हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पे जो है की जो है बहुत डेंस हो जाती है, मतलब कि घनी हो जाती है। और अगर उसका जो है कहीं मैटर कहीं पे इकट्ठी हो जाती है तो वहां पे वो कम हो जाती है और वहां पे रुक जाती है, और फिर हमारे को अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन इसका जो एक होता है, वैसे पानी की तरह इसका एक फ्लो जो है बहता रहता है। और अगर ये बर्फ पानी के जैसे जम जाता है, उस तरह से बर्फ की जगह जम जाए तो उसका
प्रभाव भी कम हो जाता है, रुक जाता है। कि अपना फॉर्म भी मैं कि अपना जो एक वो होता है आकार बदलती है, कभी गैस के रूप में आ जाती है, ऊर्जा बन जाती है, कभी वो बिल्कुल तरल पदार्थ की तरह जो है पानी की तरह बहती है, कभी वो जो है जम जाती है मैटर की तरह, जैसे बर्फ जमती है उस तरह से। और ये कुछ बातें जो एक उपचारक को जानना जरूरी है, तभी वो सही से उसका उपचार कर पाएगा। ये क्या होता है, सेमी रेयर, सेमी डेंस और लिक्विड फॉर्म में होती है कि वो विद्युत, वो एक जैसे जल से विद्युत बनता है उसी तरह से उसकी भी ये बनती है और एनर्जी देती है। वो ये इसके 3 फॉर्म होते हैं, सेमी रेयर, डेंस, सेमी डेंस और जो है लिक्विड फॉर्म। मैटर जो होता है वो डेंस फॉर्म ऑफ की है, जैसे कोयला मैटर होता है, जिसे जलाने से की पैदा होती है। जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो एनर्जी मिलती है, हमारे को गरमाई मिलती है, एक वो होता है। उसी तरह से इसमें भी, इसे भी जलाने से एनर्जी मिलती है। फिर गैस और वेपर के फॉर्म में होती है, रेयर फॉर्म ऑफ की होती है वो, और वो भी उसी तरह से जैसे बहती हुई हवा होती है, गैस वो होती है, तो वो एनर्जी विंड मिल पे बनाती है, उसी तरह से ये भी अपना बनाती है। रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ की इज इलेक्ट्रिसिटी, बायो एनर्जी होती है वो हमारी। की के मतलब कि बहुत सारे, मैं की क्या है, एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसी तरह से ये की के फॉर्म्स वो होते हैं। रेयर फॉर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा प्योर होता है, पवित्र होता है। सेमी रेयर और जो डेंस फॉर्म होता है वो दूषित हो जाता है। और ये जो रेयर फॉर्म, जो स्वर्ग की है वो रेयर फॉर्म की मानी गई है, और उसी से की से जो है मनुष्य चलता है। और की जो है मनुष्य के शरीर में विभिन्न तरह तरह के विभिन्न कार्य करती है, जिससे अतः इन कार्यों को जो है अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं। जैसे जो इंटरनल की होती है, जो शरीर के अंदर की होती है, उसे नेटिव की कहते हैं। जो शरीर की बाहरी की, जो बाहर की जो की हमारी रक्षा करती है, जो बाहर के उन एक्सटर्नल अटैक जो होते हैं उनसे रक्षा करते हैं, उसे जो है डिफेंसिव की कहते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग चीजों के जो की है वो नाम अलग अलग दिए हैं। जो शरीर के अंदर की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है वो नेटिव की रहती है। नेटिव की का और डिफेंसिव की के जो स्पेसिफिक आगे आप पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार हैं, फिर उनको किस तरह से किस की पे ट्रीटमेंट देना है, तो उसका हेल्प रहेगा कि हमारे को ट्रीटमेंट देने में आगे। और की जो है हमारे जो चारों दिशाओं में चलती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
दाएं बाएं हर डायरेक्शन में, जैसे एक हवा हर उसमें पूरे में घूमती है, उसी तरह से की जो है पूरे उसमें घूमती है। और जब उसकी की का जो पैटर्न होता है उसी के हिसाब से अगर कोई बीमार कहीं रुक रही होती है या उसको फ्लो उल्टी डायरेक्शन में होता है, तो उसी के हिसाब से हम आगे लोगों का उपचार करते हैं। जैसे अभी इन्होंने कुछ आपको उसके दिए गांठे रुकावट होती है, तो की का संचार जो है प्रॉपरली नहीं होता। फिर जो शरीर का में जो प्रवाह जो होता है उसका वहीं बाधित होता है, उसे रुकने लगता है। गांठें अगर बढ़ने लगती हैं तो उस चीज पे देखना पड़ता है कि कौन सी की का रुक रहा है। कि की के दो पहलू हैं। तो फैक्ट्स हैं उसके कि फर्स्ट जो है जो उसका प्यूरिफाइड जो लाइफ एसेंस है वो जो है बाय वो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होता है। उसके अंदरूनी ऑर्गन्स में जो होता है वो प्योर उसका वो जीवन सत्व होता है जो शरीर जीवन सत्व शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए को पोषण देता है, मस्तिष्क को पोषण देता है। ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग रूप में रहता है। जैसे छाती में गैदरिंग की के रूप में रहता है, और जो हार्ट और लंग्स को पोषण देते हैं ओरिजिनल की के रूप में लोअर वार्मर नाभि के नीचे रहता है, तो उससे किडनी को पोषण मिलता है। और इसका सेकंड पहलू ये है कि जो उसका फंक्शनल की एक की जो फंक्शनल की के रूप होता है वो अंदरूनी जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके फंक्शन को ठीक करने रखना होता है। ये तो जैसे हार्ट की का जो है हार्ट को ठीक रखना है, लिवर को, किडनी को, इसी तरह से सबका होता है। फिर हम पढ़ते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ की। हमारी की के जो डॉक्टर जी अलग अलग फॉर्म होते हैं। डॉक्टर जी ऐसा देखिए, ये बता दूं, ये वर्चुअली एक कंसेप्ट है, ये दर्शन है। इस दर्शन की दो विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि शरीर, अब जो की नाम दिया, की माने ऊर्जा, ऊर्जा आपके अंदर शरीर में है, वो किसी रूप में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। अब उन्होंने कहा कि अब इस शरीर के की को दो पहलू बताए, दो एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि दो चीजें हैं, एक ही पहलू है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि दो पहलू हैं। एक पहलू, क्योंकि हम लोगों ने पहले कहा था कि शोधित जो जीवन सत्य है वो मिलता कहाँ से है? वो मिलता है ब्रह्मांड से, और मिलता कैसे है? ईश्वर से, माता पिता के माध्यम से, और वो किडनी में सुरक्षित है। अब ये जीवन सत्य है तो, लेकिन ये जीवन सत्य भी तो परिशोधित होगा कहीं ना कहीं। जो हम लोग भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, उनसे भी होता रहेगा। तो ये जीवन सत्य होगा, इसके भी अलग अलग नाम होंगे। ये जीवन सत्य आया
और शरीर में आया, लेकिन किडनी में सुरक्षित हुआ। इसके बाद भी ये जब उसको किडनी अपनी इस एनर्जी को, इस जीवन सत्व को भेजती है, तो मस्तिष्क पोषण करता है इसका, मतलब मस्तिष्क से माध्यम से ये पोषित होता रहता है, क्योंकि मस्तिष्क सबसे सेंट्रल फॉर्म माना जाता है अपने बॉडी का। तो वहां से परिशोधित हुआ, उसको उसके अलग अलग नाम होंगे, गैदरिंग की हो गई, चाहे ओरिजिनल की हो गई। अब ये तो एक हो गई वो की जो आपके उस ऑर्गन में प्रोडक्शन हो रही है और बना रही है। दूसरा हुआ उस ऑर्गन के फंक्शन करने के लिए एक फंक्शनल की के कंसेप्ट आया, कि वो फंक्शन की है जिसका डायरेक्शन अलग हो सकता है। किसी का डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो सकता है, किसी का सामने हो सकता है, किसी का नीचे हो सकता है। तो ये फंक्शनल की, ये दिस इज अ कंसेप्ट, इसको समझना पड़ेगा बारीकी से, दिमाग में क्यों रखना पड़ेगा कि दो की होती है, एक फंक्शनल की हो गई और एक की के पहलू जो है, जो अपना जिसका उत्पादन कर रहे हैं, तो उसका नाम अलग अलग हो सकता है। चलिए ठीक। अब ये वेरियस फॉर्म ऑफ की है। ओरिजिनल की देखिए, फूड की, गैदरिंग की, ट्रू की, इधर ये सारे जो है उनके चाइनीज नेम है, गु की, जोंग की, जेन की, येन की, वाई की, न्यूट्रिटिव की के लिए डिफेंसिव की। और ये अब आते हैं फंक्शंस की के क्या मूल कार्य हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना, ट्रांसपोर्टिंग मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, होल्डिंग पकड़ना, राइजिंग उठाना, ये 7 कार्य इसके। प्रोटेक्ट करना, गर्माई देना, वार्मिंग, ठंडक रखना, कूलिंग भी यही का सब। अब हम आए ट्रांसफॉर्मिंग की। अब इसके हम डिटेल में लेते हैं। जैसे फूड इज ट्रांसफॉर्म इन द फूड की, फूड जो है फूड की में कन्वर्ट होगा वो स्प्लीन में, बाय स्प्लीन। फिर फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड ट्रांसफॉर्म बाय द किडनी। देखिए ये सारे अलग अलग ऑर्गन के ट्रांसफॉर्मिंग का काम है। यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ट्रांसफॉर्म होता है। फूड की ट्रांसफॉर्म इनटू बॉडी, ये उस जगह से एक तरफ से दूसरी इनटू ब्लड बाय द हार्ट। ट्रांसपोर्टिंग फूड की इज ट्रांसपोर्टेड बाय स्प्लीन, स्प्लीन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड की को। पहले उसने फूड को फूड की में कन्वर्ट किया एंड अब वो फूड की को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नाउ फ्लूइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द स्किन टू द स्किन बाय द लंग्स। हमारी जो स्किन पे ड्राइनेस होती है उसका जो ट्रीटमेंट है हम लंग्स पे देते, क्योंकि ड्राइनेस वो ब्लड लंग्स हमारी स्किन को नॉरिश करता है, स्किन में फ्लूइड को भेजता है। की इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय द किडनी एंड की इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल डायरेक्शन। जो किडनी के थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ आती है की, और जो लीवर के थ्रू जो है चारों दिशाओं में जाती है। और लंग्स क्या होता है, की को नीचे की तरफ भेजता है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में की को भेजते सब। अब ये प्री डिसाइडेड है कि अगर जो है ऊपर नहीं आ पा रही है की, तो किडनी पे हम चेक करेंगे, और अगर जो नीचे नहीं जा रही है की का नीचे जाने में प्रॉब्लम है या तो वो लंग की डेफिशिएंसी होगी। फिर होल्डिंग, जो होल्ड करते हैं, होल्डिंग का क्या काम है, जैसे ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में होल्ड रहो, वो होल्ड होता है बाय स्प्लीन। फ्लूइड जो है इस हेल्ड इन दी स्प्लीन में होता है ब्लड, जैसे आपको पता है
यूरिन का क्या है, इज हेल्ड इन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे वो यूरिन को किडनी उसे प्यूरिफाई करती है ब्लड को, तो उसका जो वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में होल्ड करते हैं। और अभी बताया जो इसकी स्वेटिंग है वो स्किन पे होती है, वो लंग्स के उसमें हेल्प करते हैं। तो ये होल्डिंग का जो काम होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का अपना अपना है। जो राइजिंग द ऑर्गन, रेजिंग बाय द ऑर्गन बाय द स्प्लीन, किडनी की रेज अप, किडनी की अभी पढ़ा था ना, ऊपर की तरफ जाते हैं। प्रोटेक्शन, जो हमारी एक्सटर्नल अटैक होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की होती है, जो डिफेंसिव होती है। तो वो हम जो होते हैं लंग्स प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि स्किन हमारी लंग्स के उसमें आती है, तो डिफेंसिव की जो होती है वो लंग्स की पार्ट हुई। तो हमारे को बाहर से जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है वो लंग्स के थ्रू होती है। वार्मिंग, यांग की जो होती है वो बॉडी को वार्म रखने में हमारे हेल्प करती है। एंड वार्मिंग द बॉडी प्राइमरीली जो होता है वो किडनी यांग का फंक्शन होता है। तो किडनी यांग के थ्रू जो है बॉडी को गर्म रखते किडनी के उसमें। और सेकेंडरी जो है वो स्प्लीन यांग का होता है। तो ये दोनों हमारे की पहले वार्मिंग जो यांग की वार्म रखती है बॉडी को, उसे उसको सपोर्ट कर, मतलब कि सबसे पहले जो उसका प्राइम फंक्शन जो है गर्म रखना शरीर को, वो जो है किडनी का है, क्योंकि वो सारा लिक्विड को खींच के वो जो बॉडी का जो वो में जो वार्मथ लाती है, उससे सपोर्ट जो है स्प्लीन करता है। यिन की कूल्स, कूलिंग जो होती है वो यिन की के थ्रू होती है। और देखिए वो जो कूलिंग है, वार्मिंग है किडनी यांग से होती है, और कूलिंग किडनी यिन से होती है। एंड सेकेंडरी जो उसको सपोर्ट करता है हार्ट यिन जो है कूलिंग में उसको बॉडी को सपोर्ट, किडनी यिन को सपोर्ट करता है। एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ की, डायरेक्शन से बताया ना कि जैसे एक ऑर्गन का ऊपर या नीचे भेजने का है, उससे भी डेफिशिएंसी या उसका पता चलता है। तब हमारे जो शरीर में चाइनीज उसके के मुताबिक 12 ऑर्गन वो माने गए हैं, इंटरनल ऑर्गन माने गए हैं। और जो की होती है वो कई प्रकार की होती है, और हर ऑर्गन का अपना खास कार्य होता है। ऐसा नहीं है हार्ट का कार्य किडनी कर लेगी या लंग्स का कार्य लिवर कर लेगा। हर ऑर्गन का अपना कार्य डिसाइडेड है। जो लंग्स का है वो लंग्स करेगा, जो हार्ट का है हार्ट करेगा, स्प्लीन का स्प्लीन, और स्टमक का स्टमक। तो ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते। ये और जो उसका कार्य है उसी के हिसाब से उसकी की होती है। उस कार्य के हिसाब से ही जो उसकी की रहती है कि शरीर में किसका कार्य क्या है, कि वो की उसी हिसाब से होती है। और वो और उसी हिसाब से की उसकी प्रवाहित होती है, जैसे लंग्स की नीचे जाती है, किडनी की ऊपर आती है। और अगर और उसी से वो ठीक भी रखती है। और उसके जैसे अब हम लंग्स पे आते हैं। जैसे लंग्स का कार्य क्या होता है, हमारे सांस को अंदर लेना, ब्रीदिंग उसका वो होता है, उसे नियंत्रण, सांसों को नियंत्रण करता है।
वो शुद्ध की को जो है शुद्ध की को अंदर लेके अशुद्ध की को जो है बाहर निकाल देता है। लंग्स। और जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट जो होता है वो लंग्स का गवर्न करता है, और ब्रीद इन जो होता है वो किडनी गवर्न करती है। सांस ब्रीद इन जो होते हैं अंदर की तरफ जो सांस लेना होता है वो हमारी किडनी गवर्न करती है, जो बाहर निकालना होता है वो हमारा जो है फेफड़े लंग्स गवर्न करते हैं। और इसीलिए जो हमारी वो होती है वो ऊपर से नीचे भेजते हैं लंग्स। और इसीलिए वो जो की का ऊपर के ढक्कन की तरह होता है कि जो वो बंद कर दिया ऊपर से नीचे भेज के, और फिर नीचे जो है वो नीचे से ऊपर भेजना जो है किडनी का काम रहता है। तो फिर वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है नीचे से ऊपर भेजना। ठीक है, अब नीचे से लंग की किडनी पे आते हैं, किडनी पे आते थे तो किडनी की नीचे किडनी की तक जाती है लंग की, और किडनी उसे प्राप्त कर उसे ले लेती है, और फिर नीचे से ऊपर वो लंग्स पे भेजती है। तो एक ये हो गया ना, फ्लो हो गया ऊपर से नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना। लंग्स और हार्ट जो है सांस को बाहर निकालने का कार्य नियंत्रण करते हैं, और किडनी अंदर लेने का कार्य नियंत्रण करती है। और इसीलिए किडनी जो है अशुद्ध की को ऊपर की तरफ भेज के बाकी शुद्ध की को ले लेती है, और शुद्ध की को ऊपर प्रवाहित करती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित करती है। अब हमारे नीचे नीचे लेकर आई। लंग्स और किडनी एक दूसरे को संतुलित करते हैं इसी तरह से, ऊपर नीचे भेज के कि किस तरह से लंग्स से नीचे गई और किडनी से ऊपर आई। अगर इनमें से एक का भी काम डिस्टर्ब होगा तो ब्रेथलेसनेस होने लगती है, और ऊपर से नीचे जाने में प्रवाहित होगी तो लंग की का उपचार करेंगे, और नीचे से ऊपर आने में प्रवाहित होगी तो किडनी की का उपचार करेंगे। उपचार और इसीलिए जो एक उपचारक होता है, एक थेरेपिस्ट होता है, उसे ये जानना चाहिए कि की का संतुलन किस डायरेक्शन में कमजोर है, उसी के हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। कि अगर वो नीचे जाने में कमजोर है तो वो लंग्स की डेफिशिएंसी होगी, और अगर ऊपर आने में कमजोर है तो किडनी की डेफिशिएंसी होगी, और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। जैसे लिवर की का, अब लिवर की को देखते हैं। लिवर की जो होती है हमारी चारों ओर, लिवर की क्या होती है नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है, और इसका क्या होता है लिवर की वो जो सभी दिशाओं में स्मूथ प्रभावित, मतलब कि एक उसका एक जर्नल बहुत एक अच्छे से वो चारों तरफ पूरे चारों दिशाओं में घूमती है, और उसी को सभी दिशाओं में ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ को होती है, तो उसका नियंत्रण जो है लिवर के होता है। लीवर की क्या होती है नीचे, तो लीवर
लिवर की भी लंग की नीचे जाती है, लिवर की ऊपर की तरफ आती है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और अगर लिवर की में रुकावट होती है तो वो सभी दिशाओं में नहीं पहुंच पाती, की कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न होती है। और फिर कि अलग अलग तरह की होती है, सिर दर्द होना, या अथवा स्टमक और स्प्लीन में कार्य भी जो होता है असर डालता है। अब हम यहाँ पे रोकते हैं, आगे का हम कल की क्लास में शुरू करें। नहीं ऐसा जया, हम्म, विसंगतियां तक पढ़ा तो विसंगतियां बाद में हो जाएगा। ठीक है। एक पेज रह गया बस केवल। ठीक है, तो ये करा देते हैं यहाँ तीन तक। चार पॉइंट है बस। अब स्प्लीन पे तो आएगा, स्प्लीन, हार्ट और वो स्टमक रह गया बस। बस जो स्प्लीन होती है, ये फूड की भी होती है, और इसे प्योर भी रहती है, क्योंकि फूड का है तो प्योर ही खाना माना होता है। ये इस ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ जो है लंग्स और हार्ट को भेजती है स्प्लीन। ये जो भोजन को, मैगी, हमारा जो भोजन होता है उसका वो फॉर्म चेंज करके सारे सब पूरा पाचन तंत्र को ठीक रख करके ध्यान रख के फिर अगर जो है हमारा जो पाचन तंत्र को ठीक रखती है स्प्लीन की, और अगर स्प्लीन की में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो ऊपर की जगह नीचे की तरफ भेजने लगती है, तो डायरिया हो जाता है। और अगर स्प्लीन की सिंक करने लगती है तो और अगर वो उसको सिंक करने लगती है तो उसका जो प्रवाह ठीक से नहीं होता, तो उसमें वेरिकोस पेन, पाइल्स और हर्निया जैसी परेशानी होती है, जो ऐसे करके निकलने लगता है। वेरिकोस वेन में भी नसें सूजने लगती है पैर में, पाइल्स में भी वो आपको पता है, और हर्निया में भी बाहर की तरफ को निकलने लगता है, और स्प्लीन की जब सिंक करने लगती है। अब हम हार्ट के हीट जो होती है वो नीचे की तरफ तरफ प्रवाहित होती है, जो किडनी कोल्डनेस से जाके मिलती है। इसी प्रकार किडनी कोल्डनेस जो होती है ऊपर की तरफ को उठती है और हार्ट हीट से मिलती है। तो दोनों जने ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, किडनी कोल्डनेस और हार्ट हीट। एक नीचे को जाके उसमें मिलती है और एक ऊपर को आके इससे क्या होता है, वो हार्ट की जो सप्लाई होती है हीट की, वो पूरी बॉडी में होती है। तो हार्ट से पूरी बॉडी में हीट सप्लाई होती है रक्त के माध्यम से, और किडनी तक भेजा जाता है। फिर वो किडनी जो है शरीर को ठंडक प्रदान करती है। यही कार्य जो है किडनी का शरीर में जल तत्व के तत्व बढ़ता है, तो फिर जो है अगर जो है इन दोनों में से एक भी बढ़ता है, अगर हार्ट हीट बढ़ने लगती है तो जो है उसको तापमान हमारे शरीर का बढ़ जाता है, तो हम उसे कहते हैं बुखार आ गया। और अगर कोल्डनेस कम हो, और यही कारण है कि हमारा जो टेम्परेचर वो एक ही जगह पे मेंटेन होता है। और जो कम बीपी वाले होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है ना, इसीलिए कम होता है, क्योंकि उसका उनका वो, और जो हाई बीपी तो फिर उनका जो है आप देखेंगे 97 तक
पॉइंट समथिंग में रहता है, जिनका कम बीपी रहता है, और जो लो बीपी वाले लोग हैं, क्योंकि उनका हार्ट की हीट कम होती है, इसलिए। तो फिर अगर इन दोनों में से किसी का एक भी कार्य बाधित होता है, तो उसमें उसकी डिजीज उसी टाइप से हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज सामने आती है। वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर आता है स्टमक। स्टमक का काम क्या होता है? भोजन को प्राप्त करना, उसको फिर हमें पता है हम खाना खाते हैं तो हमारा जो हम खाने को पेट में जाता है, सीधे स्टमक में जाता है। फिर अगर वो खाना ठीक से अपचित रह जाता है, पर उसको ठीक से नहीं खाया पच पाता है, तो उसमें वो एसोफेगस में प्रॉब्लम होती है। फिर ट्रीटमेंट जो है ना स्टमक को देते हैं, खाना ठीक से नीचे नहीं जा रहा है, पेट में नहीं जा रहा है। और जो स्टमक होता है अशुद्ध ऊर्जा नीचे की ओर भी तरफ भेजता है, जिसे जो है स्प्लीन शुद्ध करके शुद्ध ऊर्जा ऊपर की तरफ भेजता है। स्टमक और स्प्लीन एक दूसरे को वो करते इस तरह से कि अशुद्ध ऊर्जा नीचे भेजा, और फिर उससे जो है इसीलिए फिर वो फूड की को ट्रांसफॉर्म करके ऊपर की तरफ भेजता है। और अगर जो है स्टमक में ऊर्जा ऊपर की तरफ भेजने लगता है, वो तो अशुद्ध ऊर्जा को ऊपर भेजने लगता है नीचे की जगह, तो फिर उसमें आपको डकार आना, उल्टी होना, या वो लगातार वो बर्पिंग होंगी, नौजिया सा फील होता है। ये उसी चीज का है कि आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ नहीं भेज पा रहा स्टमक। तो यहाँ पे हम अभी रोकते हैं, फिर कल से इसमें भान आगे का देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जया। थैंक यू। अब हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आ जा रहे हैं। हम लोग ये देख रहे थे जो हमारे हेतुलिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम तो सूत्रम शाश्वतम पुण्य विविधेयम पितामह, यानी तीन सूत्र पर आधारित हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान है। तो एक है हेतु सूत्र, दूसरा है लिंग सूत्र, और तीसरा औषध सूत्र। तो हेतु माने क्या कारण है, क्या कारण है कि हमको ये रोग हो गया। दूसरा हमारे पास लिंग सूत्र है, जो हमको बता रहा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो लक्षण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कौन से लक्षण है जिनकी वजह से हमने जाना। तो ये लिंग सूत्र का ज्ञान सबसे पहले रोगी को होता है। वो बताता है कि हमको ये हमारा हाथ में दर्द हो गया, या ये सब जो लक्षण है, या पैर में दर्द है, ये सब लक्षण है जो रोगी को मालूम होते हैं, और उसको लेकर के वो हेतु सूत्र के लिए चिकित्सक के पास जाता है कि हमको आप बताइए कि हमको कारण क्या है, और तब औषधि करिए। तो तीसरा तीन है, तो यही इसी को उन्होंने बताया कि हेतु सूत्र के लिए एक कारण सूत्र है। कारण माने जो कारण है जिसकी वजह से हमको जानना है कि भाई क्यों ये हुआ बीमारी, और उसका क्या कारण है। तो इस सूत्र को पुनः तीन उपसूत्रों में व्यक्त किया गया। ये डेवलपमेंट इस तरह कहा गया कि यह कारणों का भी विवेचना दो तीन रूप से होगी, एक तो काल, एक असाध्य इंद्रियात सहयोग, और तीसरा कर्म। तो उन्होंने कहा कि यह इस रूप में कैसे भाग किया गया, विभाग जो किए गए वो। तो काल को देखिए, काल शरीर का क्या है, नियंता है। वो उसको प्रभावित कैसे करता है
क्योंकि आप ये मानते हैं कि शरीर आप डेवलप जो कर रहे हैं वो काल के प्रभाव से ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि आपने जन्म लिया तो आपका विकास आप स्वयं नहीं रुक सकते, वो विकास काल के अधीन है। इसलिए काल आपके शरीर का नियंता है और वो आपको बचपन से, जो पहले अवस्था आपकी होती है, उससे आपको युवावस्था की ओर ले जाता है, एडल्टहुड की ओर ले जाता है और बाद में ओल्ड एज ले जाता है। तो ये सब सारी चीजें काल के नियंत्रण में है। आप इसको अपने आप अब इसको आप न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, वो अपने आप होता रहता है। तो इसलिए काल को नियंता कहा गया है। फिर काल के दूसरे प्रभाव के रूप में आप देखिए कि जो प्रकृति है वो भी तो काल के अधीन है। तो वहीं पर गर्मी भी है, वहीं जाड़ा है, बरसात है, सारी ऋतुएं हैं। इन सब के लिए काल का ही प्रभाव है और ये काल के अधीन है सब। इसलिए काल का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब काल ही कारण है हमारे विकास का, हमारे प्रकृति का, वही जब कारण है तो वो कार्य को प्रभावित भी करेगा, जो उसका फंक्शन है उसको प्रभावित भी करता है। तो दो तो प्रभावित कैसे होता है कि जो अगर हमारी उत्पत्ति में जो सहायक होता है, ये हमेशा ये सिद्धांत है कि जो हमारे उत्पत्ति में सहायक है वह विनाश भी तो कर सकता है। वही अगर सम अवस्था में रहेगा तो आपको सहायता देगा, और अगर विषम अवस्था में रहेगा, आपकी विपरीत रहेगा, तो विनाश करेगा। इसीलिए ये अगर काल का असात में हो जाए तो वो रोग को जन्म देते हैं। इसलिए अगर काल का आपने सही रूप से पालन नहीं किया और उसकी बात नहीं मानी या उसके अनुरूप नहीं चलते हैं तो आप अनेक रोगों को जन्म देते हैं। अगर प्रकृति के अधीन में कहा गया है कि रात में आपको सोना है और दिन में आपको जागना है, अगर प्रकृति ने कहा हुआ है तो आपको रात में सोना चाहिए और दिन में जागना चाहिए। अगर आज के विपरीत करना शुरू कर देंगे तो यानी काल का कहा नहीं मान रहे आप, तो यानी काल की उपेक्षा कर रहे हैं। अगर काल की आप उपेक्षा करेंगे तो काल आपको रोगग्रस्त कर देगा, ये उसका धारणा है। इसलिए और काल के आधार पर ये वैसे और किसी चिकित्सा पद्धति में अलग से नहीं बताया गया है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कालज रोगों का भी एक निवारण है काल के हिसाब से कि आपके दिन में, जैसे काल क्या परिणाम क्या है, भूख प्यास वृद्धावस्था, ये उसके परिणाम है। काल आप 4 घंटे से आपने पानी नहीं पिया तो आपको प्यास लगाएगी, आपने दिन भर नहीं खाना खाया तो भूख लगाएगी, अपने आप वृद्धावस्था आएगी, मल त्याग करने का एक समय हो जाएगा, मूत्र त्याग करने का एक समय हो जाएगा। तो इन सबको काल के रूप में, काल की शक्ति के रूप में देखना है और इसीलिए काल को द्रव्य ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया गया है। और कालज रोग जो है आप समझेंगे कि किसी को बारिश में अधिक बीमार हो जाते हैं, कोई सर्दी बीमार हो जाता है तो ये कालज रोग कहलाते हैं। कोई अभी बीच में ये अब समय परिवर्तन हो रहा है तो इस परिवर्तन में जो बीच में गर्मी सर्दी का जब समय होता है तो उसमें कालज रोग डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे का निवारण भी यहाँ पर आगे दिया हुआ है जो टाइम एक्यूपंक्चर में है। दूसरा पॉइंट आया था असात्म इंद्रियात संयोग। देखिए असात्म इंद्रियात संयोग मतलब इंद्रिय अर्थ और इनके संयोग को असात्म इंद्रियात। तो अब देखिए क्या है, हम लोगों ने क्या कहा था कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम और नित्य गशानुबंध से पर्याय, ये हम लोग कह रहे थे। यानी शरीर इंद्रियां मन आत्मा ये सब क्या है हमारे वो। अब शरीर क्या है, शरीर पंचमहाभूत है। शरीर कैसे बना हुआ है, आकाश वायु खादिन्य आत्मा मन है कालो, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर शरीर इंद्रिय तो पंच महाभूत, अगर केवल 5 महाभूतों की बात करें तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इंद्रिय कौन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हुई जो ज्ञान देती हैं और 5 कर्मेंद्रियां जो मस्तिष्क द्वारा प्राप्त, जो आपके मन या आत्मा द्वारा प्राप्त कोई संदेश होता है उसका जो निर्देश होता है कि आप ये काम करिए, वो कर्मेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय अलग हो गए। ज्ञानेंद्रिय आपको वास्तविक जगत से शरीर को, आपके मन को ज्ञान देती हैं, वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। और जो
कर्मेंद्रियां हैं वह शरीर जो ब्रेन द्वारा या आप कहेंगे आत्मा द्वारा या मन द्वारा जो निर्देश होते हैं उनको उनको जो करने का आदेश जिनको मिलता है और उनके अनुरूप आचरण करते हैं वह कर्मेंद्रियां है। फिर सत्व मन माइंड, इसको मन कहा गया। मन माने अंतःकरण माने अंदर स्थित इंद्रियां और आत्मा, इनका समवाय में माना गया था हमारा शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधार्य जीवितम। इसी को हम लोगों ने कहा था ऐक्य परिभाषा में। तो इनका समवाय है, जो इनका कलेक्टिवनेस जो है, इनके एक साथ जुड़ाव, ऐसा जुड़ाव है, इन्हीं को कहा गया, उसको धारी कहा गया, उसी को जीवित कहा गया, उसी को नित्य कहा गया, उसी को अनुबंध कहा गया। ये नाम उसके पर्यायवाची बताया गया। तो अब इस पर हमको विचार करना है कि अगर ये सारी चीजें एक साथ आपके पास नहीं है, कंसिस्टेंसी में नहीं है, एक कोहेसिवनेस में नहीं है, तो आपको इनके साथ कहीं ना कहीं आपको बीमारी अवस्था में ला देता। अगर इनका असात्म संयोग है, यानी साथ में नहीं है, कोहेसिवनेस नहीं है, प्लस आपको एक साथ प्रभावी नहीं है सारी चीजें, तो आपको, तो उसी के आधार पर कहा कि ये होलिस्टिक पद्धति इसलिए कहा कि हमको ये केवल नहीं जानना है, हमको ये नहीं जानना है कि केवल आपका हार्ट प्रभावित क्यों हुआ, केवल ये नहीं जानना है कि हमारा किडनी प्रभावित हुई, बल्कि हमको जानना है कि किडनी ने हार्ट में क्या किया। अभी जो आप पढ़ रहे थे TCM में कि किडनी क्या काम कर रही है। अगर आप तो उसमें कह रहे हैं कि गर्मी का नियंत्रण हार्ट कर रहा है, अगर गर्मी का नियंत्रण स्प्लीन यांग कर रही है, किडनी यांग कर रही है, तो ठंडक का नियंत्रण कौन कर रहा है, किडनी इन कर रही है और हार्ट इन कर रही है। यानी हार्ट और किडनी दोनों मिल करके उस टेम्परेचर को या उस ठंडक को बनाए हुए हैं। तो हमको ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक हार्ट का। अब आधुनिक विज्ञान जो है उसको सबको अलग अलग करके देखता है। किडनी का विशेषज्ञ अलग है, उसका अलग है, तो किडनी के विशेषज्ञ को हार्ट के विशेषज्ञ के पास अगर माने कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिससे आपको मनोदशा प्रभावित हो रही है, जिससे आपको लग रहा है कि आपके हार्ट भी प्रभावित है, आपका लिवर भी प्रभावित है, आपकी किडनी प्रभावित है, तो हर 3-4 जगह पर जाना पड़ेगा। तो हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या हमारे एक्यूप्रेशर में यह सुविधा है कि वो सारी चीजों को एकत्रीकरण करके, और ये मानता है कि शरीर एक समवाय है, एक समवाय माने समवायो अपृथक भाव, ऐसा अपृथक भाव है कि वो एक दूसरे से जुड़ाव है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो हार्ट को किडनी से, किडनी को हार्ट से, हार्ट को स्प्लीन से, स्प्लीन को हार्ट से, हार्ट को लीवर से, लीवर को हार्ट से, इनसे अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सारे चीजों को एक साथ कॉन्जुगेशन में देखते हैं। एवरीथिंग कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, इट ऑलवेज फ्लरिश इन कॉन्जुगेशन। आइसोलेशन में आप जीवन तो रह सकते हैं, आप अकेले हैं, अकेले सब काम करते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन की आपको समाज की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आपको परिवार की आवश्यकता पड़ती है, उसी बात समाज की आवश्यकता पड़ती है, पड़ोसी की आवश्यकता पड़ती है। इसी रूप में हम लोग देखना है कि जो साहचर्य, जो हम बगल में पड़ोसी के साथ साहचर्य मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, जो हम परिवार के साथ बनाते हैं, जो हम अगल बगल के लोगों के साथ बनाते हैं, जो समाज के साथ बनाते हैं, उसी कोहेसिवनेस से हमारा जीवन चलता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो अब उसी को उन्होंने कहा कि देखिए असात्म माने ये, यानी अगर आपको दृष्टि देखना है, माने जो एक इंद्रिय है जो ज्ञान इंद्रिय है, वो आंख एक ज्ञान इंद्रिय है। अब उसने कहा कि आपको सात्म संयोग और असात्म संयोग का डिफरेंस देखना है। मान लीजिए आपने फूलों को देखा, जो अच्छी चीज है, सुंदर देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है बहुत अच्छा लगे और आपका मन प्रसन्न हो जाए, लेकिन आंख का काम देखना है। लेकिन अगर इस चीजों को, किसी चीज को आप अधिकतर देखते हैं तो शायद वो आपके हृदय में या आपके मन में विपरीत प्रभाव डाले। जैसे क्या, हर मृत व्यक्ति को इसमें लिखा हुआ है कि क्या मृत व्यक्ति को देह तक देख सकते हैं? आप देखने का मन नहीं करता। अगर देखते हैं आप, तो उस पीड़ा को अनुभव करते करते आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, मन में अवसादपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए उनसे आपको हटाने के लिए ध्यान, क्योंकि आप फिर अगर मन आपका हुआ तो मन तो अंतःकरण है, वो सभी इंद्रियों को प्रभावित करेगा, ये भी आप समझ रहे हैं। क्योंकि जब जो अंतःकरण है अंदर हम बैठा हुआ है, वो बाहर को प्रभावित तो कर ही लेगा। तो इसलिए इसी को, जिसको जितना देखना, जिसकी आवश्यकता है, वो लिमिट
उस लिमिट में आपको देखना है। इसीलिए हमेशा पूरा प्राच्य दर्शन, चाहे चाइनीज हो चाहे भारतीय दर्शन हो, दोनों हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। लिमिट्स में रहे, हम बैलेंस में रहे, हम ऊर्जा का बैलेंस करें, हम आंखों का, हम जितने हमारे महाभूत हैं, इंद्रियां हैं, इन सबका जो सहयोग है वो जितनी देर तक का चाहिए वो लिमिट में रहे और सीमा के अधिक न करें। अगर सीमा है असात्म है, इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस सभी सात्म इंद्रियार्थ है, अन्यथा सब बात। इंद्रियार्थ क्या है? इंद्रिय के विषय, अगर सभी इंद्रिय के विषयों को हम सात्विक के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन सरल है, सहज है। लेकिन अगर हम असात्म करते हैं, उन इंद्रियों का जो सहयोग है उनको हम एक कोहेसिवनेस में नहीं रखते हैं, इम्बैलेंस में रखते हैं, तो रोग है। ये उनका इस रूप में कहा गया। तो रोगों की उत्पत्ति निवारण में इंद्रियों का आत्मा से सहयोग रहना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। देखिए, इंद्रियार्थ, इंद्रियों का अर्थ विषय, इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों के अर्थ कौन है? इंद्रियों का अर्थ माने विषय, इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन सब के साथ हमारा सहयोग जितना लिमिट है वो होना चाहिए, उससे अधिक होने पर हमारे शरीर में रोग आ जाएंगे। अब देखिए, उदाहरण दिया उन्होंने, खाते समय टेलीविजन देखना। अब देखिए, खाते समय जीभ का फंक्शन हो रहा है, लेकिन आंख का काम देना, तो आंख का काम अलग अलग है। तो ये आप खाते समय टेलीविजन देख रहे हैं, तो दोनों इंद्रियों के साथ मन का संयोग एक साथ नहीं होता है। मन अलग अलग इंद्रियों से संपर्क में रहना चाहता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो मानसिक दबाव, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए ध्यान पढ़ते समय आप हैं तो पढ़ने में आपका दो चीजें हैं, ध्यान, पढ़ाई का मतलब हुआ कि आंख आपकी देख रही है और आंख उसको बता रही मस्तिष्क को कि ये लिखा हुआ है। अब इस समय अगर उस मन को, उस अंतःकरण को आप कहीं और लगाएंगे तो यानी जो दिखाई दे रहा है जो आंखों से, वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, आपको नहीं दिखाई देगा, तो उसको मन ग्रहण नहीं कर पाएगा। मन दूसरी चीज ग्रहण करेगा, क्योंकि मन का दूसरी तरफ दिशाओं में, दूसरे रसों में, दूसरे जो और विषय हैं उन विषय की ओर चला जाएगा। तो आपको, इसलिए इसको असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहा जाता है। ये रोग का कारण है। कर्म क्या है? जो दैनिक आहार विहार, व्यायाम और दिनचर्या, हम लोग अभी आयुर्वेदिक जैव घड़ी में हम लोग देख चुके थे कि वो उसमें सब तय है कि दैनिक आहार विहार, कितना व्यायाम करना चाहिए, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे खाना चाहिए, कौन से है ऋत भुक। उसमें कहा गया था ना कि आहार में क्या है? ऋत भुक, मित भुक। और ऋत मतलब जो फल जो ऋतुओं के अनुसार है वो खाना चाहिए। मित भुक माने कम खाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो उसमें लिखी हुई थी कि उनके हिसाब से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। और विहार माने जो आप बाहर घूमते टहलते हैं, व्यायाम करते हैं। दिनचर्या, सवेरे उठने का उसमें समय निर्धारित था कि सवेरे आप इतने बजे उठेंगे तो आपका इसमें वात में वात है, फिर वात में पित्त है, फिर वात में कफ है। तो इस तरह उन्होंने दिनचर्या निर्धारित किया था। तो अगर इनके हिसाब से कर्म नहीं कर रहे हैं तो यानी आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आहार, जैसे आहार की बात कही, तो उन्होंने कहा आहार से क्या होता है कि दैनिक आहार में आपने कहा कि आपने अगर हित भुक माने जो हितकारी आपको है उसको खाया, नंबर 1। नंबर 2, ऋत भुक, जो ऋतुओं ने कहा वो आपने खाया। और तीसरा मित भुक, जितना आपको भोजन खाना है उससे थोड़ा सा कम खाया तो आपको मित भुक हुआ। तो अगर तीनों आप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे जो आप भोजन लेते हैं उससे, उस आहार से आहार रस बनता है। और आहार रस के बाद इस आहार रस से एक रस, इस आहार को जो रस है, इस रस से जो धातु वाली रस है वो रस उत्पत्त होती है। और रस से फिर रक्त, रक्त से फिर मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और फिर शुक्र। तो ये जो
धातुएं हैं इन ग्रुप में होती है। तो अगर आपने आहार ही ठीक नहीं लिया तो जो बेसिक एलिमेंट है, अगर आपने रॉ मटेरियल ठीक नहीं लिया तो कैसे आप अच्छे प्रोडक्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या है? शुक्र, अंत में शुक्र है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि मज्जा, सभी सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं। कि रक्त ही नहीं है बल्कि शुक्र तक का जो संबंध है वह रस से है। तो अगर आपने अच्छा भोजन नहीं लिया वो तो आपको ये प्रभावित हो जाएंगे। तो अब अगर ये नहीं हो तो बीमारी की दशा आ जाएगी। तो ये क्योंकि जन्म के पहले तो आपको किडनी में प्रीनेटल मिल चुकी है एनर्जी, लेकिन जन्म के पश्चात जो मिल रही है वो इसी रूप से मिल रही है कि आहार रस से आपको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र। तो ये जो क्रम है इसके अगर आप नहीं ले रहे हैं, इसी तरह व्यायाम नहीं कर रहे हैं, उसका समय है। अगर आप काल का उन्हें दिन का व्यायाम दिनचर्या के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो काल की अवज्ञा कर रहे हैं, काल की उपेक्षा कर रहे हैं, काल की उपेक्षा के परिणाम आप देख ही रहे हैं। तो इन कर्मों से क्या होता है? इस कर्म के माध्यम से आपके मन में जो मानसिक दबाव होता है वह अनेक रोगों का प्रादुर्भाव होता है। अब प्रज्ञापराध, बुद्धि के अपराध। अब देखिए, एक बाह्य मन है और एक अंतर मन है। मन के दो भाग हुए, एक बाह्य मन, एक अंतर मन है। मन बाहर नियंत्रण बाहर के इंद्रियों करता है तो वो भी तो उसका भाग हुआ जिस पर नियंत्रण कर रहा, और अंतर में बैठा हुआ तो अंतःकरण ही है। तो अब हम लोग शरीर विज्ञान के अंतर्गत क्या हम लोगों ने माना है उसको कि जो अंदर मन हमारा बैठा हुआ मस्तिष्क है, तो उसके तमाम अंग है, कॉर्टिकल ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम भी उसी का, थैलेमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है, ये सब सीक्रेशंस करते हैं। ब्रेन है, हिंड ब्रेन माने पीछे ब्रेन, मेडुला है, स्पाइनल कार्ड है, ये सब ब्रेन के भाग हैं। अब इन सब का कॉम्बिनेशन है, ये मतलब ब्रेन के ये सब भाग हैं। और अगर इन सबको समग्र रूप से देखा जाए तो हम लोग मस्तिष्क कह देते हैं। अब इनका कार्य क्या है? अगर आप उस रूप में देखें, हम मन का भी कार्य है, मन में वही है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क, इनका काम क्या है? धृति, शरीर में संतुलन बनाने का काम, जिसको धैर्य कहते हैं। संतुलन, धैर्य संतुलन को बताता है ना, कि धैर्य संतुलन बना लाता है। फिर मेमोरी, याददाश्त कायम रखता है। कैसे? स्मृति के माध्यम से। तो धृति हो गया और स्मृति हो गया और बुद्धि हो गया, तीन चीजें हुई। तो एक हुआ जो शरीर में बैलेंस बना रहा है, जो क्या कर रहा है? धैर्य धारण करने की क्षमता बढ़ा रहा है, तो ये शरीर में संतुलन बना रहा है। दूसरा क्या है? स्मृति, आपके मेमोरी को कायम रख रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है? बुद्धि, बुद्धि माने जो भी आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, जो भी सृजनात्मक काम करते हैं वो बुद्धि से नियंत्रित है। कोई विचार, अच्छा विचार होगा, बुद्धि से नियंत्रित है। कोई कल्पना करेंगे, बुद्धि से नियंत्रित है। तो ये सब काम मस्तिष्क के हैं और मन के। तो अब अगर मान लीजिए आपके धैर्य धारण की क्षमता कम हो गई, संतुलन आपका बिगड़ गया, अगर ये संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा? क्या उससे आपकी याददाश्त कम नहीं होगी? उससे क्या आपका बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी? तो ये जो एक चीज है, अगर एक चीज भी कमी होगी, चाहे धृति में कमी होगी तो स्मृति में भी कमी होगी और बुद्धि में भी होगी। उसी तरह अगर बुद्धि आपकी भ्रमित है तो फिर स्मृति भी आप भ्रमित होगी और संतुलन नहीं रह पाएगा। तो वो चाहे अंदर आंतरिक मन से आप करें, चाहे बाहरी मन से करें, जिनसे भी आपकी ये धारणात्मक शक्ति कहेंगे, मतलब संतुलन का जो शक्ति नष्ट हो रही है, तो वो आपको प्रज्ञापराध की श्रेणी में सारे आएंगे। चाहे आप अच्छा सोच न रहे हो, चाहे अपना खराब सोच रहे हो, चाहे आपका बुद्धि भ्रमित हो गई हो, चाहे आपको स्मृतियां आपकी लोप हो रही हो, ये सब प्रज्ञापराध में आता है। और इनसे क्या होता है? यह वो प्रज्ञापराध माने प्रज्ञापराध है या वर्चुअली जो आपका जीवन है, जिसको आप अच्छा बिता सकते थे, उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें विकृति आ रही है। तो इनमें अल्टीमेटली आपको किसी न किसी प्रकार का रोग, क्यों? अगर आपको सारी चीजें बैलेंस फॉर्म में है, धृति भी, स्मृति भी, और तो क्या होगा? धृति और स्मृति से, तो धृति में आपका बैलेंस आपके बैलेंस में होगा, आपके और स्मृतियां आपको ठीक होगी और बुद्धि भी आपकी विकसित होगी। तो आपका क्या होगा? आपका मन में आनंद होगा,
मन प्रफुल्लित होगा और आप जो करना चाहेंगे, उसमें दोनों है, भौतिक सुख भी है और पराभौतिक सुख भी है। पराभौतिक जिसको आप कह सकते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दोनों आपके बीच में बैलेंस बना के रखेंगे और आप जो है आपका जीवन सरल हो जाएगा। अब तीसरा लिंग सूत्र है। तो लिंग सूत्र में लिंग सूत्र तीसरा है, उन्होंने बताया है। तो अब लिंग सूत्र माने क्या हुआ, जो कारण, जो हमने कहा था कि ये आपके क्या क्या सिम्टम आए, वो तो कारण वाले में हुआ, ये हुआ लिंग सूत्र जो सबसे अधिक यही लेकर के रोगी आता है आपके सामने कि लिंग सूत्र। अब ये क्या है, कोई ना कोई कारण तो है, अब कारण तो है लेकिन लक्षण तो आएंगे। तो लक्षण कैसे एक आएगा, कैसे लक्षण आएंगे, पहले लक्षण आएगा पूर्व रूप, अनमैनिफेस्टेड। पूर्व रूप देखिए, रोग के लक्षण के पहले कोई परिवर्तन, डॉक्टर वाल भी यही बात कह रहे हैं कि जो आपके अंदर परिवर्तन होते हैं वो सेल लेवल परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ने लगते हैं, आपके केमिकल टेस्ट में आने लगते हैं, आपके जो टेस्ट आप कराते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, उनमें आने लगते हैं, लेकिन वो उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये पूर्ण रूप है जिसमें अभी कोई स्थिति प्रकट नहीं होती है और ये आपके अंदर परिवर्तन हो चुका होता है, लेकिन जब आप उसको जान नहीं पाते हैं। तो पहला तो पूर्व रूप हुआ, फिर दूसरा हुआ रूप हुआ। रूप माने क्या हुआ, जब रोगी के लक्षण, अब लक्षण आने लगते हैं। अगर आप मान लीजिए फुंसी हो गई, तो आपने इसको पहले कहा ये फुंसी है, फुंसी पहले कहीं कुछ हुआ होगा जरूर, तभी फुंसी हुई, लेकिन फुंसी जब हुई तो हमको लक्षण प्रकट हुए, तो ये इन लक्षणों के आधार पर हम पर। तीसरा है आपका उपशय अनुपशय। अब उपशय अनुपशय थोड़ा सा मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसे मैं अपने उसमें। तो ये उपशय में बताना चाह रहा हूं कि उपशय ये नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है, उतना नहीं। उपशय का आशय देखिए ये है, उपशय का अर्थ ये हुआ कि अब जो हमारे मनीषी थे उन्होंने क्या देखा, जो हमारे मनीषी थे जिन्होंने सब आयुर्वेद का रचना किया, तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, तो इसलिए इन पर बहुत बहस नहीं होनी चाहिए, जो चरक संहिता में लिखा हुआ ही है। उपशय क्या है, उन्होंने देखा कि भाई ये चीजें हैं, तो इनको ज्ञान, इस रूप का कैसे ज्ञान हो, इस रोगी के लक्षण तो आ गए हैं, क्या ये सही है जो हम सोच रहे हैं, कि उनकी आधार पर उन्होंने देखा कि हेतु सूत्र क्या है। तो अगर क्या देखें कि क्या रूप जो आया, ये हमारी डायग्नोसिस कह रही है, क्या वो सही है, तो उसके लिए उन्होंने एक आश्रय लिया, उपशय। इस हेतु माने हेतु सूत्र वही कि मतलब कारण क्या है, तो हेतु विपरीत और व्याधि रोग विपरीत, जो रोग व्याधि है उससे विपरीत, और हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी। तो हेतु विपरीतार्थकारी और व्याधि विपरीतार्थकारी, और हेतु व्याधि दोनों के विपरीतार्थकारी जो औषधि, अन्न और विहार का अगर प्रयोग करें तो क्या उसको उपशय कहा उन्होंने। यानी जो हम ये कह रहे हैं, उन्होंने समझा कि ये लक्षण है और ये होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसके विपरीत कोई चीज हम जो यूज कर रहे हैं, कोई औषधि, कोई अन्न विहार, अगर इसको हम हितकारक प्रयोग करें तो क्या ये रोग घटेगा कि बढ़ेगा। ये इसी के लिए, क्योंकि रूप की परीक्षा के लिए इसका प्रयोग किया गया, रूप की परीक्षा के लिए प्रयोग किया गया कि जो रूप हो रहा है ये अगर उपशय करें, इसके विपरीत हम करें, जो लक्षण है उसके विपरीत हम करें, जो कारण है उसके विपरीत अगर हम करें तो क्या बढ़ेगा घटेगा। तो ये उपशय था, और अनुपशय उससे डिफरेंट था। अगर हम हेतु के समानार्थक कोई चीज करें और उसको करेंगे तो क्या होगा, अनुपशय माने बढ़ जाएगी, लक्षणों में वृद्धि हो जाएगी। तो उपशय माने था कि उसके विपरीत कोई चीज करके हम उसको अगर घट जाता है तो इसका मतलब कि रूप सही है, हमारा डायग्नोसिस सही है। और अनुपशय माने था कि अगर हम वही चीज करें, इसको मत विपरीत वाला हटा दें,
उसी का अनुप्रयोग करें तो क्या अगर बढ़ जाएगा, क्योंकि तब रोग बढ़ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि घी के सेवन से कोई चीज बीमारी हुई है, तो उन्होंने कहा कि घी के सेवन के उल्टा कोई बीमारी करें तो उपशय है। अगर घी का सेवन न करें, उससे उल्टा कोई चीज करें तो उपशय है, और अगर घी का सेवन बढ़ा दें तो अनुपशय है। यानी घी के सेवन अगर बढ़ा देते हैं तो अनुपशय क्या होगा, बीमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने घी की वजह से ये रोग हुआ था, तो अगर घी का प्रयोग और करेंगे तो ये रोग और बढ़ जाएगा, तो इसको अनुपशय कहा गया। तो यानी जिसके कारण रोग हुआ है उसी को बढ़ा दे तो अनुपशय, और उसके विपरीत काम करें तो उपशय। संप्राप्ति तीसरे दशा थी कि संपूर्ण रूप से लक्षण प्रकट हो गए, तो ये संप्राप्ति थी। तो ये 5 हैं, हेतु सूत्र और रूप, रूप, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। उपशय अनुपशय वास्तव में एक ही चीज है कि एक साथ आप उसको पहले जो आप समझते हो उससे उल्टा प्रयोग करिए तो रोग कम हो जाएगा, लक्षण कम हो जाएंगे, और अगर आपने वही प्रयोग किया तो अनुपशय लक्षण बढ़ जाएंगे, और संप्राप्ति जब टोटल एक्सपोजर हो जाता है लक्षणों का तो ये है। तो इस रूप में इसको किया गया। अब फिर द्रव्य सूत्र लिया गया, फिर द्रव्य सूत्र लिया गया। तो द्रव्य सूत्र में 3 तरह के हुए। एक औषध सूत्र में, द्रव्य औषध सूत्र को कहा गया, इसमें धातु दोष शामक, धातु प्रकोपक और स्वस्थ हित कारक। तो तीनों का जो अर्थ है वो दोष शामक माने ये हुआ कि इसमें लिखा हुआ है द्रव्यों के, उसमें आगे आगे शायद लिखा होगा, तीन वहां पर पढ़ लीजिए उतना। इसके बाद आयुर्वेद के ये देखिए धातु प्रकोपक और स्वस्थ हितकारक 3 इसके हैं द्रव्य औषध सूत्र में। तो सुख दुख, एक इसी के 3-4 सेंटेंस है वही बता देता हूं। सुख दुख का आशय, उन्होंने कहा कि जैसे शरीर और मन, हम लोगों ने कहा 2 अलग अलग है, एक शरीर है एक मन है। तो और ये कहा गया कि यही रोग के कारण है, रोग के आश्रय स्थान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शारीरिक और मानसिक 2 हुआ ना, तो शरीर और मन 2 चीजें हुई। तो शरीर और मन दोनों में रोग होते हैं। मानसिक रज और तम हो गया, शरीर में क्या है, वात पित्त कफ हुआ, तो ये शारीरिक दोष में वात पित्त कफ आया, और मानसिक में रज तम आया, क्योंकि सत्व और रजतम 3 स्थितियां होती हैं। तो सत्व गुण जो है वो ऐसा है, क्वालिफाइंग है, जिससे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। तो सत, रज और तम ये मानसिक दोष है। तो उसी तरह के उन्होंने कहा कि मन में जो दोष है, तो ये शरीर, हमारा शरीर और मन दोनों दुख के आश्रय स्थल भी है, यानी रोगों के आश्रय स्थल है। दुख माने रोग और सुख माने निरोग। तो दुख के आश्रय स्थल भी हैं, उसी तरह सुख के भी तो आश्रय स्थल है। इन्हीं से सुख भी हम लोग लेते हैं, इन्हीं से मानसिक सुख मिलता है, इसी शारीरिक सुख मिलता है। तो शरीर का सुख जो सुख का आश्रय है वही दुख का आश्रय भी है। तो इस रूप में इसको कहा गया। फिर आत्मा के उन्होंने कहा कि आत्मा के लिए उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है, कि निर्विकार है परस्तात्मा, और सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यत ही क्रिया। कहा कि निर्विकार है, आत्मा क्या है, निर्विकार है, और वो क्या है, पर है। आत्मा, उसको कहा कि आत्मा है, निर्विकार है और पर है, उसको पर कहा गया। हम लोग अभी उसको अपर कह रहे हैं, लेकिन वो उसमें कहीं कहीं पर का शब्द का उसमें पर है। आत्मा निर्विकार है और पर है, और क्या है, सत्व भूत गुणेन्द्रिय है चैतन्य कारणम। इतने कारण है। कारण का क्या, कारण माने कारण और कार्य, इनका कारण है कैसा, सत्व का, मन का, मन है। भूत, भूत के गुण क्या है, भूत 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 गुण क्या है, भूत गुण है वही तो हुआ जो भूत हम लोग कह रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो वही तो गुण है। तो भूत गुण इंद्रिय, और इंद्रियों के साथ साथ चैतन्य, चैतन्य मतलब चेतना, चेतना में भी
कारण है, ये सब कारण है। आत्मा जो है इन चेतना का, इन इंद्रियों का, इन शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, इनका मन का, इनका सबका कारण है। कारण माने इसी की वजह से सब होता है। तो ये नित्य है, मतलब कभी नष्ट नहीं होता है। और दृष्टा है, ये साक्षी है, दृष्टा है, साक्षी होकर समस्त क्रियाओं को देखता है। आराम से बैठा हुआ आत्मा सबको देखता है। ये आत्मा मन, भूत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों सबका और चेतना का भी कारण है। और उनको बैठ करके अपना आराम से खुद स्वयं नित्य है, स्वयं नष्ट नहीं होता है और सबको साक्षी होकर देखता है। अब द्रव्यों के जो भेद हैं उन भेदों की वहां आ रही थी कि कुछ द्रव्य दोष प्रशमन कारक होते हैं। ठीक है, दोष प्रशमन कारक कौन होगा? दोष हम लोगों ने आगे अभी एक बार पढ़ा था पिछली उसमें कि दोष हमारे पास है वित्त, पात, वात, पित्त, कफ, 3 दोष हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। तो यही दोष प्रशमन कारक यानी दोष को नष्ट करने वाले कारक होते हैं। यानी अगर हमारे असाम्य वाले दोष हैं, वात संतुलित नहीं है, पित्त संतुलित नहीं है और कफ संतुलित नहीं है, तो उसको नष्ट करने वाले, उसको शांत करने वाले होते हैं। ये द्रव्य एक तरह के द्रव्य हो गए। दूसरे क्या हुए द्रव्य? धातु प्रदूषण कारक। देखिए इसको शब्द को समझिएगा, या ध्यान देने की बात है। धातु प्रदूषण कारक होते हैं। तो द्रव्यों की परिभाषा की जानकारी, द्रव्य दोष प्रशमन कारक। प्रशमन माने दोष को नष्ट करने वाले, दोष को शांत करने वाले। यानी दोष स्वयं में अशांत है, यानी दोष स्वयं में बैलेंस नहीं है। तो दोष अगर बैलेंस नहीं है तो वो दोष कहलाता है। वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस नहीं है तो दोष कहलाते हैं। अगर ये शांत है, सम अवस्था में है, तो ये आपके धारण धातु कहलाती है, क्योंकि ये तो उसमें शरीर को धारण कर रही है, शरीर इनके बिना चल नहीं सकता है। तो दोष अशांत हुए तब तो उनको शांत करने का कारक एक तो द्रव्य इस तरह के हुए। दूसरे धातु हुए, कुछ हुए दूसरे द्रव्य क्या हुए? कुछ धातु प्रदूषण कारक होते हैं। देखिए प्रदूषण कारक लिखा हुआ है, यानी अगर कोई एक प्रकृति हुई, एक विकृति हुई। प्रकृति माने बैलेंस और विकृति माने इनबैलेंस। तो इनबैलेंस विकृति हुई। तो विकृति अगर कोई है धातुओं में, धातु माने वही दोष जिनका वात, पित्त, कफ, वो उन वात, पित्त, कफ को अगर शांत अवस्था में थे, सम अवस्था में थे, तो उनको अगर बिगाड़ दें तो प्रदूषण कारक है। ये उसका अर्थ है। कुछ धातु, कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो हितकारी ना हो वात, पित्त, कफ के लिए, तो वो शांत हो वात, पित्त, कफ, उसको बढ़ा दें। तो ऐसे धातु प्रदूषण कारक है। यहां धातु कहा गया, वहां दोष कहा गया। वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस नहीं है तो दोष है, और वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस है तो धातु कहला रहे हैं। तो ये उसका अर्थ है कि वात, पित्त, कफ अगर शांत अवस्था में है तो उनको बिगाड़ दे, ये प्रदूषण कारक है। और तीसरा क्या हुआ? कुछ स्वस्थ वृत्त में हितकारक है। अब स्वस्थ वृत्त में हितकारक क्या हुआ कि इन अगर कोई वात, पित्त, कफ और सारे हमारे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, सब शुक्र, ये सब अगर शांत अवस्था में है, स्वस्थ वृत्त है, तो उसमें हितकारक हो। अगर ये खाए जाए तो वो उसी अवस्था में बने रहे। 3 तरह के हुए, एक अशांत को शांत करें, एक शांत को अशांत करें, और तीसरे जो शांत वाले को शांत ही रहने दें। ये 3 प्रकार के द्रव्यों के भेद हुए। अब और भेद हुए। तीसरा भेद, ये तो उन भागों में विभाजित किया गया। तीसरा, उन्हें स्थान उसके हिसाब से जांगम। जांगम माने हुआ जो चलने फिरने वाले पशु हैं, इनके अंग जो चलने, इनके अंगों को जांगम कहा गया। जांगम द्रव्य जो पशु, अंडों नहीं है बल्कि अंग है। अंडों को अंग समझिए। इनके अंगों को जो अंगम द्रव्य कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? जरायु जो आएंगे, अंडा जाएंगे, स्वेदर जाएंगे, सब इनकी गणना हो गई। तो ये वो जांगम जो चलने फिरने वाले होते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सब इनके अंग जो है वो जांगम है।
औद्भिद क्या हुआ? औद्भिद या उद्भिद, जो भी आप समझ लीजिए। उद्भिद माने कि भूमि के भीतर से जो वृक्ष, जैसे भूमि के भीतर से निकलते हैं ना, वृक्ष, लता, गुल्म, तो इनको उद्भिद या औद्भिद, उद्भिज भी कहते हैं, उद्भिद, उद्भिज भी कहते हैं। इनके मिलने के पत्र, पुष्प, त्वचा, मूल, अंतःसार भाग आदि का ग्रहण किया जाता है। तो ये जो है, इनको इस जो भूमि के भीतर से निकले वो उद्भिज है। औद्भिद कहते थे, उद्भिज कह दीजिए, उद्भिद भी कहा जाता है, उद्भिज भी कहा जाता है, तीनों चीजें हैं। तो ये हमारे भूमि के भीतर जो निकलते हैं वो हुए। तो एक जांगम हुआ, एक औद्भिद हुआ, और तीसरा पार्थिव हुआ। पार्थिव माने हुआ जो पृथ्वी की पार्थिव माने पृथ्वी, पृथ्वी की खान से जो निकले हैं उनको हम कहेंगे। इनका प्रयोग रसायनों के लिए किया जाता है, इन्हीं से रसायन बनते हैं। अब पारा, रत्न, गंधक, सुवर्ण, सब इनसे बनता है। तो ये तो तीन तरह के हुए, एक जांगम, एक औद्भिद और एक पार्थिव। औद्भिद द्रव्यों का वर्णन और समझ लीजिए। औद्भिद द्रव्य जो औद्भिद वाला है, ये वाला जांगम के अलावा दूसरा वाला, इसको पुनः 3-4 भागों में बांट दिया गया। एक वनस्पति, देखिए यहां समझ लीजिए आप लोग, वनस्पति वानस्पत्य जो होता है उसका पूरा अर्थ समझ लीजिए, बढ़िया है, इसको समझना चाहिए। वनस्पति, ये औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के हैं। एक वनस्पति, एक विरुद्ध, एक वानस्पत्य और एक औषधि। ये कहीं डिफिनेशन जल्दी मिलेगी नहीं। वनस्पति का मतलब क्या हुआ? वो जिसमें ऐसा बिना पुष्प दर्शन के, बिना पेड़ में फूल आए हुए फल आ जाए सीधे, वो वनस्पति है। सबको वनस्पति नहीं कहते, जैसे गूलर, इसमें फूल आए नहीं और सीधे फल आ गए, ये वनस्पति है। दूसरा क्या हुआ? जिसमें फूल लगे और तब फल बाद में आए, वो वानस्पत्य है। एक तो वनस्पति हुई जिसमें कि पुष्प दर्शन के बिना, मतलब फूल नहीं आया और सीधे फल आ गया, वो वनस्पति है। लेकिन जिसमें फूल भी आया, फल भी आया, वो वानस्पत्य है। ये कैसे? जैसे आम, केला वगैरह है। तीसरा औषधि उसको कहते हैं। औषध, देखिए औषध क्या पढ़िएगा इसमें। औषधि वो है जिनका फलों के पकने का विनाश हो जाता है। जैसे गेहूं, जौ, चना, ये क्या होता है, जैसे पकते हैं वैसे ही इनका जो पुराना रूप है वो नष्ट हो जाता है। तो यानी फलों के पका तो उसका विनाश हो गया, जो ओरिजिनल रूप था वो विनाश हो गया, तो उनको औषधि कहते हैं। गेहूं, जौ, चना आदि। क्योंकि फल पाक के समय फसलें समूल सूख जाती हैं, इनका विनाश हो जाता है, सूख चुकी होती तभी वो निकल पाती है। और विरुद्ध कौन है? जिनके लता प्रतान फैले हों, गिलोय, जैसे जो लता वाली होती है, लता गुल्म वाले होते हैं, वो विरुद्ध कहलाते हैं। तो वनस्पति वो हुए जिसमें पुष्प दर्शन हुआ, फूल नहीं निकला, सीधे फल आ गया। लेकिन जिसमें फूल आया, फल आया, वो वनस्पति हो गया। विरुद्ध वो हुआ जिसमें लता वितान फैले हों, और औषध वो हुआ जिसमें जो ओरिजिनल था वो जब सूख जाए तब वो बने, तब विनाश हो जाए फलों के पकने पर, उसको औषधि है। तो ये जो है, इस रूप में हम लोगों ने आज इसको देखा। अब बस एक समय हो गया है, बस ये इसको यहाँ पर खत्म करते हैं हम लोग। उत्तम चिकित्सक के लक्षण की जो बात हो रही है, तो केवल आप चिकित्सा के 4 चरणों की बात सुन लीजिए, बस केवल। चिकित्सा के 4 चरण हैं। तो ये 4 चरण मतलब चिकित्सा करने के नहीं, चिकित्सा कैसे करेंगे? तो जैसे अभी हम लोग जानते हैं कौन है, पहले रोगी होगा। रोगी जाएगा हॉस्पिटल में तो उसके साथ कोई आदमी साथ में जाएगा, उसको हेल्पर कह सकते हैं, रोगी का सहयोगी कह सकते हैं। तीसरा डॉक्टर मिलेगा, और चौथा आपकी औषधि देगा। 3 ही हुए। वहां पर नए सिस्टम में एक नर्सिंग सिस्टम है, नर्स है। तो नर्स और जो आपका व्यक्ति है, जो आपके साथ अटेंडेंट गया है, अटेंडेंट और नर्स का काम एक ही है। तो उसीलिए वो 4 चरण है। देखिए बता रहा हूं, पहला है चिकित्सा के 4 चरणों में, पहला है फिजिशियन।
चिकित्सक जो उसको काम करता है, कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। चिकित्सक चिकित्सा कार्य में प्रधान होता है, पहला उस सबसे प्रधान वही है चिकित्सक। नंबर 2 द्रव्य। द्रव्य क्या है? जो औषधि जिसको बोलते हैं वो द्रव्य है, कि इसमें इनका चिकित्सा में उपयोग किया जाए। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी औषधि नहीं है जिसका प्रयोग न होता हो औषध के रूप में, द्रव्य के रूप में। लेकिन विशेषता उस औषधि की क्या होनी चाहिए कि जिस काल में, जिस समय आप उसका प्रयोग कर रहे हो, उस समय उसमें सारे गुण होने चाहिए जिन गुणों के लिए आप उसको खरीद रहे हो। यानी कोई दवा जो टाइम बार्ड हो चुकी हो, जो एक्सपायरी हो चुकी हो, वो ठीक नहीं है, ये उसका आशय है। प्लस कोई ऐसी चीज जो उस रूप में प्रस्तुत की जा रही हो जिसमें आपको लेना है, अगर वैसे नहीं है, क्यों हो सकता है उसका गुण नष्ट हो जाए। तो जिन गुणों के लिए आप ले रहे हैं, उस समय उस काल में जब लेने के वक्त उनका गुण मेंटेन होना चाहिए, ये उसका आशय है। तीसरा, नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग माने इसको कहा गया उपस्थाता। उपस्थाता माने जो बिल्कुल करीब रहता हो। तो करीब 2 ही लोग रहते हैं, हॉस्पिटल में नर्स और घर में आपका जो अटेंडेंट। तो ये जो उपस्थाता है, जो रोगी के हमेशा करीब रहता है, उसको भी रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो रोगी को कभी अकेला न छोड़े, ये उसका आशय है। उपस्थाता को बिल्कुल करीब रहे। तो ये तीसरा हुआ। और चौथा हुआ रोगी स्वयं। तो रोगी को भी ज्ञानी होना चाहिए। क्यों? उसको सब ज्ञान ये होना चाहिए कि हमको रोग क्या है, हमको बीमारी क्या है, हमारा लक्षण क्या है, हम कैसे कैसे करते हैं, तो ये सब ज्ञान। तो ये 4 चिकित्सा के चरण हैं जो जानने जरूरी है। कि चिकित्सा की परिभाषा तो अलग है कि चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सक के लक्षण क्या है, वो अलग है। लेकिन 4 जो चरण हैं चिकित्सा के, वो जानने जरूरी हैं। अब हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।